पहले मैंने एक वेबसाइट खोलता हूँ। ये मैंने एक वेबसाइट खोली है। अब जरा देखते हैं इसकी कोडिंग को। बेसिकली हमने पहले ये बात अच्छी तरह समझ लेनी है कि हमने वेबसाइट बनानी नहीं है। मतलब मैं भी जब एसईओ करता हूँ ना, तो मैं किसी की वेबसाइट बनाता नहीं हूँ, बल्कि लोगों की बनी हुई वेबसाइट्स मेरे पास आती हैं और उन वेबसाइट्स को मैं रैंक करता हूँ। यानी एसईओ एक्सपर्ट का काम वेबसाइट बनाना नहीं है। वेबसाइट बनाना जो है वो वेब डेवलपर का काम है। लेकिन हमारे पास वेबसाइट सिर्फ इसलिए आती है कि भाई ये वेबसाइट तो बनी हुई है मगर ये गूगल में रैंक नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने वेबसाइट बनानी नहीं है। मगर अगर हमें वेबसाइट में काम करना नहीं आता तो हम एसईओ नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले वेबसाइट में काम करना सीखते हैं कि वेबसाइट पे काम कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, अब जरा ये देखिए, एक वेबसाइट मैंने खोली है। ये देखिए इस तरह की वेबसाइट है। एक ये वेबसाइट खोली मैंने, कलरफुल सी वेबसाइट है। अगर आप देखो वेबसाइट पे होता क्या है, तस्वीरें हैं, टेक्स्ट है ना, यही है ना। पूरी वेबसाइट इन्हीं चीजों से भरी हुई है। मतलब तस्वीरें हैं और टेक्स्ट है। अच्छा, एक वेबसाइट और खोलता हूं, पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट भी खोलता हूं। पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पे भी आ जाए। चलो जी, दोस्तों की बंद पड़ी है। चलो कोई और खोल लेते हैं, कोई और खोल लेते हैं। कमर्शियल किचन इक्विपमेंट लिखें। ये खोल लेते हैं एम्बेसडर। अब वेबसाइट बनाने के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास किसी वेबसाइट नहीं आना है तो पहले हमें ये पता लगना चाहिए ना ये वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, डिजाइन किस प्लेटफॉर्म पे हुई है। तो वेबसाइट बनाने के ना हमारे पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं। अब आप देखें, ये भी कलरफुल वेबसाइट है। अब यहां से हमें कहीं अंदाजा नहीं हो रहा कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म में ये वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है। प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि वेबसाइट के जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो दो हैं। एक क्या है, कोडिंग। ये भी पूरी की पूरी वेबसाइट कोडिंग में बनेगी। आजकल आप टीवी पे दिखा भी होते हैं ना, न्यूज में भी दिखाते हैं कि भी स्कूल के बच्चों को भी कोडिंग सिखाएं। छोटे छोटे बच्चों से कह रहे हैं कोडिंग शुरू करिए, इसलिए कि हर चीज अब वेब बेस्ड है, हर चीज इंटरनेट बेस्ड है। तो अगर इन्हें कोडिंग आती होगी तो ये खुद से भी बाद में कुछ डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह हमें भी एसईओ करने के लिए कोडिंग की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है। बहुत नॉमिनल सी कोडिंग है जो हमने समझनी है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक वेबसाइट होती है सीएमएस। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सीएमएस का क्या मतलब है, कंटेंट मैनेज, यानी जिसमें कंटेंट को मैनेज किया होता है। आसान अल्फाज में क्या, इन दोनों में फर्क क्या है। जो वेबसाइट, ये दरवाजा खोले, मुझे लग रहा है कि अंदर जो है ना वो आ रहा है, बोला तो जरा ओपन करके धुआं सा मुझे फील हो रहा है हल्का सा ना, शायद जनरेटर के करीब रेंज में ही है। ये खिड़की खुली हुई है ना, जरा क्रॉस हो जाए। इधर से कहीं से ना वो आ रहा है, क्या है, खिड़की है। वो जनरेटर भी लगता है इधर ही कहीं करीब है ना। वो धुआं ऊपर आ रहा है, फील हो रहा है ना, सांस में आ रहा है। चलो आ जाओ, बस इतना काफी है। जो एकदम खांसी सी फील हो रही थी ना, फील हो रहा था कि जैसे धुआं है भी डीजल ना। हाँ सही है, आवाज भी कम हो गई है बल्कि। नहीं, उसे भी खुला रहना तो अच्छा है। जरा इधर से आएगी तो क्रॉस तो हो ना, खिड़की यहाँ भी है। अच्छा, अब एक कोडिंग की वेबसाइट होती है और एक सीएमएस। सीएमएस की वेबसाइट कैसी है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, जैसे आप पावर पॉइंट यूज करते हो, पूरा पूरा एक इंटरफेस है ना, ग्राफिकल इंटरफेस है। ग्राफिकल इंटरफेस है, कोई चीज तस्वीर चाहिए होती है, इमेज पे क्लिक करते हो, ड्रैग करके ले आते हो। फॉन्ट साइज बड़ा करना होता है, सिलेक्ट करते हो, ऊपर से 20 करोगे बड़ा हो जाएगा, 50 करोगे और बड़ा हो जाएगा। यानी ये सारा काम किस में हो रहा है, ग्राफिकल इंटरफेस में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ग्राफिक इंटरफेस है और एक कोडिंग वाला इंटरफेस है। ठीक है, ये दो हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, इधर आओ जरा, पहले मैं इस वेबसाइट पे जाता हूं, इसका इंटरफेस कौन सा है। अगर मैं इसकी कोडिंग में जाना चाहूं, मैं देखना चाहता हूं इसका सोर्स कहां है,
मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखा होगा व्यू पेज सोर्स, लिखा हुआ है ये जहाँ मैंने माउस रखा हुआ है और साथ कंट्रोल यू भी लिख रहा हूँ, इसकी बात है, ठीक है। सो इसके सोर्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इसका सोर्स खुल गया। ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये वाली वेबसाइट कोडिंग वाली है, ये कोडिंग में हमने डिजाइन की हुई है टोटल। अभी आप देख रहे हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी कोडिंग है, हमें सब कुछ नहीं करना। मैंने हार्डली आपको 5 से 6 टैग बताने हैं जो एसईओ के लिए जरूरी है, और हमने ये समझना है कि वो टैग कैसे लगे होते हैं, कहाँ लगे होते हैं। बस हमारा काम उन टैग्स में काम करना है, बस हमें पूरी वेबसाइट बनानी नहीं है। अगर हम वेब डेवलपमेंट सीखें फिर हमें पूरी वेबसाइट बनानी है। हमने एसईओ करनी है तो हमने सिर्फ उन टैग्स को सीखना है जिनकी वजह से एसईओ होती है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई हमारे पास ये वाली वेबसाइट। अब मैंने कहा दूसरी वेबसाइट कौन सी थी, सीएमएस। एक वेबसाइट है, देखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ऑनलाइन सीएमएस डिटेक्टर लिखा मैंने लिखा ऑनलाइन सीएमएस डिटेक्टर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं डिटेक्ट करना चाहता हूं ऑनलाइन जाकर कि ये वाली वेबसाइट सीएमएस में है कि कोडिंग में है। सीएमएस डिटेक्टर है तो इसका मतलब है क्या बताएगा कि सीएमएस में है कि नहीं है। अगर सीएमएस में होगी तो इसका मतलब है कोडिंग में नहीं है, ऐसे ही है ना। मतलब ये सीएमएस ये नहीं बताएगा कि ये कोडिंग में है ये सीएमएस में है, बल्कि वो क्या बताएगा कि ये सीएमएस में है कि नहीं है। सीएमएस की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का तो नाम सुना ही हुआ है ना हमने, वर्डप्रेस का नाम है, शॉपिफाई नाम है, विक्स नाम है, ठीक है। ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं ये किसमें बनती हैं, ये सारी की सारी जो बनती है इस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, मैंने लिखा ऑनलाइन सीएमएस डिटेक्टर, एक वेबसाइट आएगी, बल्कि बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। मैं इस पे पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ। वेबसाइट का नाम है cmsdetect.com। नाम से अंदाजा हो रहा है ना, वेबसाइट के नाम से पता लग रहा है क्या करेगी भाई, सीएमएस को डिटेक्ट करेगी। इस पे क्लिक करो, यूआरएल आ गया। कह रहा भाई यहां पर आकर उस वेबसाइट का नाम लिख दो जिसे आप देखना चाहते हो कि क्या ये सीएमएस में है कि नहीं है। जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट खोली है ना, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, वो पीछे खोली हुई है ये वाली। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये वेबसाइट सीएमएस में है। इस पर आओ और यहां आकर डिटेक्ट कर दो। एक विंडो आ रही है, इसे बंद कर दें ऊपर वाली को। अब देखें क्या होता है। ये डिटेक्ट कर रहा है, क्या कह रहा है, वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द सीएमएस यूज्ड बाय प्रोफेशनल किचन। इसका क्या मतलब कि भाई ये सीएमएस में नहीं बनी हुई। यही कह रहा है ना कि वी डिड नॉट फाइंड, कहता भाई मुझे नहीं पता कि सीएमएस में है कि नहीं है। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, दूसरी वेबसाइट पर है पीक सॉल्यूशंस पे। ये मैंने खोली हुई है इसलिए यहां पर सेव आ रही है। अब देखते हैं इसको क्या कहता है वो। आपने बताना मुझे क्या कह रहा है, पता लग गया आपका, क्लियर हो गया। यानी कि ये एप्लीकेशन हमें बता देता है कि कौन सी वेबसाइट किस में बनी हुई है, कोडिंग में है कि सीएमएस। मिसाल के तौर पर हमें ऐसे लगता है कि जैसे जो दराज है वो भी ऐसे ही लगता है जैसे शायद वर्डप्रेस टाइप की वेबसाइट है ना, सीएमएस टाइप की है। जरा चेक करें वो किसकी है। यहाँ दराज लिखा होगा, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। https:// ये आ गई दराज, देखिए जरा दराज किस में बनी हुई है। सीएमएस में नहीं है, ये भी कोडिंग में है। समझ में आ गई बात की। यानी ये तो हमें सबसे पहले तो यही काम है ना। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई बंदा अपनी वेबसाइट लेकर आता है तो मुझे ये देखना है, क्योंकि दोनों के इंटरफेस रहता होंगे। पहले हम कोडिंग का इंटरफेस देखेंगे, एंड पे जाकर हम दराज का उसका वर्डप्रेस का इंटरफेस देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट हमारे पास आएगी एसईओ के लिए तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है ना कि वो वेबसाइट बनी किसमें हुई है, क्योंकि उसी इंटरनेट में जाकर तो हमने उसकी एसईओ करनी है। तो ये डिटेक्ट करने का तरीका पता लगे, सीएमएस डिटेक्ट के नाम से वेबसाइट है, वहां पर जाएं और वेबसाइट का नाम लिखो तो पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये वाली वेबसाइट है, इसका नाम क्या है जी, सीएमएस डिटेक्ट।
नाम है? CMS डिटेक्ट। ये क्या बताती है हमें कि वेबसाइट बनी किस में हुई है, कोडिंग में के CMS में। अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा भाई दराज जो है, अभी हमने एम्बेसडर भी खोली, ये भी पता लगा ना ये किस में है, ये चेक करें ये किस में है। इसको तो नहीं मैंने देखा शायद उधर, इसको भी देखो लिख के, देखते हैं किस में है। उसका क्या कहता है? ये भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, लेकिन इसने लिखा क्या है? वूकॉमर्स। वूकॉमर्स और वेबसाइट एक ही तरह की चीजें हैं दो। ये देखें क्या कहता है, कहता है ये वाला जो पार्ट है, कितना पार्ट है? 16%। ये वाला पार्ट 54% है। ये रेड कलर में जो आ रहा है, ये किस में बना हुआ है? वर्डप्रेस में। ये सारी की सारी चीजें जो ग्राफ में आपको लिस्ट में नजर आ रही है, देखिए नाम क्या लिखे हुए हैं? वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, लारावेल, विक्स, डी-रेस्ट, ये सारे के सारे CMS है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे एप्लीकेशन से मिलकर ये वेबसाइट, ठीक है। यानी कि ये तो हमें पता लग गया देखने का तरीका। अब जरा इस वेबसाइट की इसके भी सोर्स में जाएं। जैसे मैं उसके सोर्स में गया था, इसका राइट क्लिक करो और यहां पर भी लिखा हुआ है व्यू पेज सोर्स। इसका शॉर्टकट भी होता है Ctrl+U। ये तो मैं भी राइट क्लिक करके ला रहा हूं। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? Ctrl+U भी कर सकते हो। अब जरा देखिए अब क्या होता है। भाई ये भी कोडिंग ही आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली दोनों के बैक एंड पर कोडिंग ही है, बनती दोनों कोडिंग से है, लेकिन इसको एक्चुअली डेवलपर ने कोडिंग में डिजाइन किया हुआ है। मतलब अगर हम ये कहें कि CMS कोडिंग नहीं है तो वो भी कोडिंग है, लेकिन वो हाई लेवल की कोडिंग है और जो डेवलपर ने कोडिंग की है। इसकी कोडिंग को समझने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जरूरत है, लेकिन है ये भी कोडिंग। इसका मतलब एज ए SEO एक्सपर्ट मुझे जो काम कोडिंग वाली वेबसाइट में जाकर कोडिंग में करना है, वो वाला काम मैं यहाँ आकर भी कोडिंग में कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो भी मैंने आपको सिर्फ बताया। अब हमें ये पता लग गया कि भाई हमारे पास वेबसाइट्स दो तरह की हैं, एक कोडिंग वाली है और एक नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग का क्या मतलब है कि वो CMS है, वो वर्डप्रेस की भी हो सकती है, वो शॉपिफाई की भी हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जरा जरा मैं लिखता हूं डेल वाईफाई, डेल माउस इन लॉग, देखते हैं क्या होता है। कोई ऑनलाइन वेबसाइट आती है हमारे पास, दराज तो आई है, दराज से नीचे जाते हैं, ये लिखते हैं ये किस में बनी हुई है, बाई कर लो, ठीक है। ये देखें जरा, क्या नाम है जी वेबसाइट का? बाई कर लो .pk। अब मैंने इसको आया और मैंने कहा इसको जरा चेक करते हैं कि ये किस में बनी हुई है। वर्डप्रेस में ही है सारों को। अभी देखें, ये आपको लगता नहीं कॉपी पेस्ट है सारी? मतलब एक ये वेबसाइट बन गई, जैसे मैं आप लोगों को एक किचन इक्विपमेंट की वेबसाइट देता हूं तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ही दे रहा होता हूं, तो जिसका दिल करता है जो मर्जी बना ले उस वेबसाइट से। तो ये भी हमारे पास किसमें बनी हुई है? वर्डप्रेस में। लेकिन दराज वर्डप्रेस में नहीं है क्योंकि वो बड़ी वेबसाइट है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। CMS वर्सेस कोडिंग, कि भाई बेहतर कौन सी है? अगर कोई बंदा मुझसे एडवाइस लेता है कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट CMS में बनवानी चाहिए कि कोडिंग में बनवानी चाहिए, तो अगर मैं वैसे मैं देखूं तो अबव 70% वेबसाइट्स CMS में है, 30% सिर्फ कोडिंग में। अगर मैं ये कहूं कि अच्छी कौन सी है, और अगर मैं सिर्फ CMS को कंसीडर करूं, तो उनमें से मोस्टली वेबसाइट्स जो है वो वर्डप्रेस की। उसकी वजह वर्डप्रेस यूजर फ्रेंडली भी है और सस्ता भी है। लेकिन जब मैं कोडिंग को और CMS को कंपेयर करता हूं तो हमारी वेबसाइट होनी किस में चाहिए और रिलायबल कौन सी वेबसाइट है? सो रिलायबल वेबसाइट जो है वो कोडिंग की है। लाइफ टाइम किसका ज्यादा है? कोडिंग का ज्यादा है। सिक्योर कौन सी है? कोडिंग की ज्यादा है। वर्डप्रेस की या CMS की जो वेबसाइट्स हैं जितनी भी, वो सारी की सारी प्लगइन्स बेस्ड है। प्लगइन का क्या मतलब है?
जैसे अभी मैंने वेबसाइट खोली तो उसने कहा ना भाई इसमें इतने % ये यूज हुआ हुआ, इतने % ये यूज हुआ हुआ, इतने % ये यूज हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरी वेबसाइट के इतने सारे प्लगइन से चल रही है, उनमें से कोई एक प्लगइन ने भी काम करना छोड़ दिया तो वेबसाइट तो गई उस प्लगइन की वजह से। और जैसे आपका व्हाट्सएप है, अपडेट्स आती रहती है, और अगर आप फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ अपडेट्स को इग्नोर करो तो क्या होगा, आपका वर्डप्रेस तो सही काम ही नहीं करेगा, सॉरी व्हाट्सएप सही काम नहीं करता, देखो हैंग होता है, रुकता है, लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं, आपको मिल नहीं रहे होते, टाइम शो नहीं हो रहा होता, बहुत इश्यूज आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इन सब चीज़ों को, और फॉर एग्जांपल एक प्लगइन है उसकी अपडेट आ गई, और वो अपडेट भी कौन सी थी, सिक्योरिटी अपडेट, जिसने आपको वायरस से बचाना था, लेकिन आपने उसे इंस्टॉल नहीं किया तो क्या हुआ, आपके वेबसाइट में वायरस आने के चांसेस बढ़ गए ना, वेबसाइट में, लैपटॉप में नहीं, आपकी वेबसाइट में वायरस आ गया। अब अगर वेबसाइट में वायरस आ गया या वेबसाइट हैक हो गई, वो तो गई। इसीलिए ये जो CMS वाली वेबसाइट्स होती हैं इनका लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं होता, किसी का साल चल जाता है, किसी की 8 महीने चल जाती है, किसी की 2 साल चल जाती है, फिर खराब हो जाती है। इस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कोडिंग वाली वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर होती है, इसलिए कि वो प्लगइन्स के साथ नहीं बनी हुई, वो प्लगइन्स के ऊपर नहीं बनी हुई, वो किस पे बनी हुई है, वो कोडिंग पर बनी हुई है, और कोडिंग की लाइफ है, उसकी कोडिंग ने एक्सपायर नहीं होना। हाँ, ये तो हो सकता है कि मैं एक वेबसाइट चला रहा हूँ, एक वेबसाइट थी जो 1988 में बनाई थी हमने, या शायद 90 में बनाई होगी, तो वो वाली वेबसाइट हम लोग 2020 तक चला रहे थे, 20 साल चली, उस वेबसाइट को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें उसका डिज़ाइन लगा के ठीक नहीं है, तो भैया वो आजकल के वक्त के मुताबिक नहीं है, गूगल एल्गोरिदम्स उसके मुताबिक नहीं होंगे क्योंकि बहुत पुरानी होगी ना, लेकिन उस वेबसाइट को कुछ नहीं हुआ, वेबसाइट अभी भी चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। हाँ, वक्त गुजरने के बाद मतलब 20, 10, 15 साल के बाद हम वैसे ही चेंज करवा लेंगे वेबसाइट, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो आप पुरानी वेबसाइट को लेकर चल रहे होंगे, आपके कंप्यूटर तो नए मॉडल पर चल रहे होंगे, तो हम इसे चेंज तो कराएंगे ना। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट अगर 5-6 साल तक चलती है और बाद में हमें पता लगता है गूगल ने बहुत सारी चेंजेस कर दी हैं, तो वो चेंजेस तो उस पर नहीं आएंगी ना, फिर हमें नई वेबसाइट बनवानी पड़ेगी, ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन इस वजह से हम कोडिंग को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सो अब हमें पता लग गया कि व्हाट इज CMS एंड व्हाट इज कोडिंग, और डिफरेंस भी हमने करके देख लिया, दोनों में डिफरेंशिएट भी करके देख लिया। तो मैंने आपसे कहा बेहतर कौन सी है, कोडिंग की वेबसाइट है। यानी अगर मुझे आज कोई एडवाइस मांगता है कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है कंपनी के लिए, तो मैं किस में बनाऊँ, वर्डप्रेस में बनवाऊंगे, कोडिंग में, तो मैं उसे एकदम कहूँगा कोडिंग। और कोडिंग एक्सपेंसिव है। मिसाल के तौर पर अभी आपको जो मैं साइट से दिखा रहा हूँ, अगर ये वाली वेबसाइट्स 40,000 रुपये की बनी हुई हैं, तो यही वाली वेबसाइट जब कोई बंदा कोडिंग में बनवाएगा तो 80 से लाख रुपए की बनेगी। यानी कोडिंग की वेबसाइट एक्सपेंसिव है, और कोडिंग की वेबसाइट बनती भी जल्दी नहीं है, कोडिंग जो करनी पड़ेगी इसको, सब कुछ कोडिंग करके चेंज करना है उसमें। जो दूसरी वेबसाइट है वो तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, वो तो जल्दी हम बना सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया एक इंट्रो। मैं कह ये तो हो गया एक इंट्रो। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक ये हमें पता लगे क्या होती है। अब हम थोड़ा सा एक और चीज भी समझ लेते हैं, डोमेन एंड होस्टिंग। इसका क्या मतलब है? अब मैं ये कह रहा हूं मैंने अपनी वेबसाइट तो बनवा ली, लेकिन मैंने वेबसाइट को लाइव करना है कि भाई लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो लाहौर में बैठे हैं, चाहे वो फैसलाबाद में बैठे हैं, चाहे वो कनाडा में बैठे हैं, चाहे वो इंडिया में बैठे हैं, मेरी वेबसाइट को देख सकते हो। तो इसका मतलब है इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं वेबसाइट बनाकर अपने लैपटॉप पे रख लूंगा या अपने कंप्यूटर पे रख लूंगा, वो तो मुझे शेयर करनी पड़ेगी बार बार डाटा। हम तो कहते हैं कि हमारी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाए। तो वेबसाइट को ऑनलाइन होने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। नंबर 1 डोमेन एंड नंबर 2 होस्टिंग। डोमेन का क्या मतलब है? नाम। भाई हम यहां पर भी कोई बिजनेस करते हैं, कोई ऑफिस खोलेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका नाम ही रखेंगे ना। हम यहां पर जहां पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हो, बाहर इसके भी तो नाम लगा हुआ है। सब लोग ढूंढते हुए पिक्स ट्यूशन को ही आए थे। इसका मतलब क्या हुआ, एक बिजनेस का नाम होना चाहिए। बिजनेस का नाम होगा हमारा, लेकिन वो जो हम ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस का नाम भी तो खरीदना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑनलाइन बिजनेस का नाम खरीदना है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर पिक्स ट्यूशन की वेबसाइट अभी तक नहीं बनी थी, आज हम बनाने जा रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले क्या खरीदना है,
फील्ड सॉल्यूशंस का नाम, इसको हम बोलते हैं डोमेन। सिर्फ नाम, बस और कुछ नहीं, वेबसाइट नहीं है इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये सिर्फ नाम है कि भाई दफ्तर खोला, भाई बोर्ड लिख के लगा दिया और सरकारी महकमे से जाकर कहा कि भाई ये नाम रजिस्टर कर लो। इसी तरह इंटरनेट पर गए और उसे कहा कि भाई ये नाम रजिस्टर कर लो, इसे हम क्या बोल रहे हैं, डोमेन। मतलब मैं कहूँ मेरी कंपनी का नाम एबीसी है, तो मुझे एबीसी का बोर्ड बना के तो लगा दिया हुआ है ना, वेबसाइट भी तो बनानी है, तो मुझे एबीसी का नाम ऑनलाइन खरीदना है ताकि कोई दूसरा बंदा इस नाम को इस्तेमाल ना कर सके। एक नाम को सिर्फ कोई एक बंदा एक वक्त में खरीद सकता है, लेकिन ये नाम कैसे अब होते हैं, डोमेन होती कैसे है, नेम डॉट एक्सटेंशन, भाई क्या है, dckitchen.org है ना, geo.tv, urdupoint.com, garage.pk, हर वेबसाइट के साथ एक एक्सटेंशन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। सो हमें डोमेन लेनी है। मिसाल के तौर पर जी मैं कहता हूं हमारी कंपनी का नाम है साइनर्जी, मुझे नाम खरीदना है, इंटरनेट कंपनी जिससे मैं खरीदूंगा वो मुझे कहेगा हाँ भाई आपको कौन सी एक्सटेंशन चाहिए, इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन होती है वो कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे ज़्यादा महंगी, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी वाली, एसईओ के हवाले से भी सबसे अच्छी, वो कौन सी होती है, .com। हर किसी की प्रायोरिटी होती है कि वो जब भी डोमेन खरीदे तो किस एक्सटेंशन के साथ ले, .com के साथ। लेकिन हो सकता है कि साइनर्जी मेरे से पहले कोई बंदा खरीद चुका हो .com के साथ, इसका मतलब क्या, अब तो अवेलेबल नहीं होगी मुझे, अब तो वो कहेगा भाई साइनर्जी नहीं है, अवेलेबल नहीं है .com में, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं को अच्छा यार यूं करते हैं, इसको इसके साथ चेक करते हैं। ORG भी एक एक्सटेंशन है, ORG फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कहता भाई .com में नहीं मिल रही तो अब एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी ना, या मुझे साइनर्जी के नाम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी कौन सा नाम, जैसे विंडो में फोल्डर बनाते हो, भाई विंडो में फोल्डर बना रहा हूँ, अली का फोल्डर बनाना चाहता हूँ, पहले से बना हुआ है, बन जाएगा, नहीं बनेगा, डिलीट करूंगा तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो डिलीट नहीं करेंगे ना, वो जिसने डोमेन खरीदी है, पैसे देके खरीदी है, वो तो डिलीट नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे भाई ये नाम तो बिक गया हुआ है, अब दूसरा नाम खरीदो। अब वो कहता है पहली ऑप्शन तो ये है कि अगर आपने साइनर्जी का नाम ही रखना है तो मुख्तलिफ एक्सटेंशंस पे देख लो पहले, तो मैंने कहा ORG पे दे दो, पता लगा इस पे भी नहीं है, फिर मैं किस पे चला गया, PK पे चला गया, इस पे भी नहीं है, फिर मैंने इस पे भी ट्राई किया। तो ये सब क्या है, ये सब की सब एक्सटेंशन है, जब हम खरीद रहे होंगे तो हमें और सजेशन भी देगा वो, जैसे जियो वालों ने क्या यूज की है एक्सटेंशन, ना डॉट की है ना .com की है ना कुछ किया, उन्होंने टीवी लिखा हुआ है क्योंकि उनका टीवी है, उसी हिसाब से उन्होंने रखी हुई है, हम भी इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या परचेज करना है, नाम, ये क्या है जी, डोमेन, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, ये नाम है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ नाम परचेज किया हुआ है। इसकी जो लाइफ टाइम होती है 1 ईयर मिनिमम, इसका मतलब मिनिमम लाइफ टाइम कितना है इसका, यानी मैं जब खरीदूंगा ऐसे नहीं है कि मैं किसी से कहूं मुझे डोमेन 1 महीने के लिए दे दें, मुझे कम से कम 1 साल के लिए डोमेन खरीदनी है, ठीक है। साल के बाद क्या होगा, साल के बाद डोमेन एक्सपायर हो जाएगी, कंपनी वाले फिर कहेंगे कि हाँ भाई अगले साल के भी पैसे दो, फिर साल खत्म होगा, यानी ये ऐसे नहीं है कि मैंने खरीद ली तो मेरे पास आ गई, ये ऐसे है कि हर साल इसकी पेमेंट करनी है। अच्छा मुझे पता है भाई मैंने तो बिजनेस शुरू कर लिया, अब तो मैंने बिजनेस करते ही रहना है, तो मैंने 5 साल के लिए खरीद ली, मैंने 3 साल के लिए खरीद ली, लेकिन जब 5 साल खत्म हो गए मुझे फिर खरीदनी पड़ेगी, यानी इसका मतलब क्या है कि इसकी पेमेंट कैसे है, ईयरली है। तो सबसे पहले हमने डोमेन खरीदी, आजकल जो डोमेन की प्राइस है ना वो अबाउट 5 to 6,000 साल की, यानी हमें इतने में डोमेन मिल जाती है। ये तो होगी डोमेन जी, समझ में आ गई बात। दूसरे नंबर पर क्या चीज है, दूसरे नंबर पर चीज है हमारे पास होस्टिंग। होस्टिंग क्या है भाई, होस्टिंग यही है जैसे कि मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर रैम लगी हुई है, इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है ना ये सब चीजें, इसी की वजह से मेरे लैपटॉप की स्पीड स्लो है या फास्ट है। ये सब चीजें मुझे क्यों जरूरी थी, अपना डाटा सेव करने के लिए, जिसमें मैंने विंडो इंस्टॉल की हुई है, ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है, क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है, ग्राफिक टूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इसके लिए मुझे पूरा लैपटॉप चाहिए था और इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे स्टोरेज चाहिए थी।
आजकल जब हम लैपटॉप्स खरीदते हैं तो हमारे पास एक नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है जो पहले चलती थी, और एक एसएसडी होती है जो बहुत स्पीड वाली है। एसएसडी जैसे आपके मोबाइल में हार्ड डिस्क लगी है, आप हमेशा मोबाइल को अपने को ऑफ करते हो और ऑन करते हो, देखते हो कितनी जल्दी ऑन हो जाता है। लैपटॉप तो इतनी जल्दी ऑन नहीं होता, इसकी बजाय इसके अंदर एसएसडी लगी है। तो अगर आप एसएसडी हार्ड लगा लोगे तो आपका लैपटॉप भी टैबलेट की तरह चलेगा। जितनी स्पीड से मोबाइल या टैबलेट ऑन होता है ना, उतनी ही स्पीड से आपका मोबाइल भी ऑन हो जाएगा। सो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, एसएसडी है। तो अब होस्टिंग का क्या मतलब है, अब हम स्पेस परचेज कर रहे हैं। अब मुझे पता लगा कि भाई मेरी जो वेबसाइट है, जो मैंने वेबसाइट डेवलप करवाई है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट जो है वो 500 MB की है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये पैकेज चाहिए वेबसाइट को स्टोर करने के लिए। अब ये होस्टिंग प्लान जो हमारा होगा ये डिपेंड करेगा कि हमें कितनी स्पेस चाहिए, ऐसी है। अब जैसे हमने डोमेन खरीद ली, वो एक अलग बात हो गई। अब इसके साथ साथ हमें क्या खरीदना होगा, होस्टिंग। अब हमें होस्टिंग भी खरीदनी है। मिसाल के तौर पर मैं ना वर्डप्रेस की वेबसाइट, वो तो जीबीज में होती है। अभी आपको मैं बताऊं, जो प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट है, अगर मैं ये ना एम्बेसडर की जो वेबसाइट अभी आपको दिखाई थी, वो अगर ले रही है ना 5 GB, तो ये जो प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट है ना, ये 4 MB में है। 4 MB मेगाबाइट्स, कितनी छोटी है। कोडिंग का ये फायदा है कि स्पेस भी कम यूज होती है। कोई बंदा बड़ी बना लेगा तो क्या होगा, 50 MB में चली जाएगी, 80 MB में चली जाएगी, 100 MB में चली जाएगी, जीबीज में नहीं जाएगी बहुत सारे। ये कोडिंग का एडवांटेज है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जो CMS है उसने क्या करना है, हर दफा एक प्लगइन इंस्टॉल करना। ऐसे कह भाई आप अपने मोबाइल पर ऐप्स इंस्टॉल करना शुरू हो जाओ, भर जाएगा ना मोबाइल आपका, स्पेस भी फुल हो जाएगी एकदम। इसमें तो आपने कुछ इंस्टॉल ही नहीं करना, इसमें आपने क्या करना है, कोडिंग करनी है। सिर्फ आपको कोई भी काम करना है, कोडिंग करनी है। वहां पर आपको कोई भी काम करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है। भाई एसईओ करनी है, प्लगइन इंस्टॉल करो। सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, प्लगइन इंस्टॉल करो। थीम लगाना है, प्लगइन इंस्टॉल करो। भाई कोई भी काम करना है ना, प्लगइन के बगैर तो नहीं होने वाला। तो प्लगइन्स बढ़ते जाएंगे, स्पेस बढ़ती जाएगी, स्पेस बढ़ती जाएगी, स्पीड स्लो होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, साथ में हमें अपने क्या खरीदनी है, होस्टिंग। साथ में हमने होस्टिंग भी खरीदनी है। ये भी, इसका भी सेम वही चीज है। इसकी लाइफ टाइम क्या है, 1 ईयर मिनिमम। इसकी भी लाइफ टाइम मिनिमम 1 ईयर, उसकी भी लाइफ टाइम मिनिमम 1 ईयर थी। 5 साल के लिए ले लो, 2 साल के लिए ले लो, 3 साल के लिए ले लो, ठीक है। इधर है, इधर अभी मैंने लेटेस्ट जो होस्टिंग परचेज की है किसी से, वेबसो। कोई पैकेज दिखाता हूँ आपको ताकि आपको पता लग जाए। ये देखें, आ रहा है। ये होस्टिंग का प्लान खरीदा हमने, ये सिर्फ होस्टिंग है। कितने की आई है, 13,512 रुपीज की। क्या है इसमें, 12 GB SSD हार्ड। और ये कंप्यूटर नहीं है, ये लैपटॉप की कीमत नहीं है ये, ठीक है। ये एक होस्टिंग प्लान है ऑनलाइन, जो हमने अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए होस्टिंग प्लान बाय किया। तो कहता है ये इसकी हमने स्पेस ली हुई है, देखें क्या स्पेस है। 1 GB का रैम मिला है इसमें, 12 GB की SSD हार्ड डिस्क है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई उनके सर्वर के ऊपर हार्ड डिस्क में आपको कितनी स्पेस मिल रही है, 12 GB की। भाई आपकी वेबसाइट है, किसी के कंप्यूटर भी सेव होना है ना, उनके सर्वर पर सेव होना है, तो ये स्पेस आपको दे रहे हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, वो घर में टैप खोलते हो ना, थोड़ा सा खोला, हल्का सा पानी निकला, थोड़ा सा और तेज करो, प्रेशर आएगा। जैसे आजकल लाइट्स हैं, लाइट्स रिमोट कंट्रोल लाइट्स हैं, जैसे ये लाइट बहुत तेज चल रही है, तो मैं इसको कहता हूँ यार 50% रिड्यूस हो जाए, तो मैं उसको थोड़ा सा बटन को प्रेस करके रखूंगा। मैं कहता हूँ और हल्की हो जाए, मैं और प्रेस करूंगा, बहुत ही नॉमिनल 0 का बल्ब बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया ना लाइट का। सेम इसी तरीके से वो ये कहता है कि इंटरनेट के ऊपर भी आपको ये स्पीड मिलती है प्रेशर में। मिसाल के तौर पर आप ही की वेबसाइट को एक बंदा खोल रहा है और आप ही के वेबसाइट को थाउजेंड्स ऑफ लोग खोल रहे हैं, तो जब एक बंदा खोलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिजल्ट आता है आपका, रिजल्ट जिस दिन आता है क्या हाल होता है, इंटरनेट पे स्लो चल रहा होता है ना,
समटाइम खुलता ही नहीं है उनका पेज, खासतौर पर जब आता है उस वक्त तो बिल्कुल नहीं खुलता, इसलिए कि उसकी बैंडविड्थ कम है। यूट्यूब जो है उसके ऊपर वीडियोस देख रहे होते हो, कभी स्ट्रीमिंग नहीं होती अंटिल कि आपका नेट स्लो ना हो, इसका मतलब उनकी बैंडविड्थ अनलिमिटेड है। सो इट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, कि आपको बैंडविड्थ कितनी मिलनी है। अगर तो आपकी वेबसाइट नहीं है तो मैं कम बैंडविड्थ से भी गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि भाई मेरी वेबसाइट पे 4-5 महीनों में ट्रैफिक आने वाली है तो मैं क्या करूँगा, बैंडविड्थ, ठीक है ना, फिर मैं बैंडविड्थ अनलिमिटेड दूंगा। तो इसमें क्या कह रहा है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होगी। आगे क्या कह रहा है, 3 एड ऑन डोमेन्स, इसका क्या मतलब है। अब बेसिकली आपने देखा ना, दो चीजें आपस में जुड़ रही है ना वेबसाइट के लिए, क्या, डोमेन और होस्टिंग। यानी कि कोई भी बंदा इंटरनेट पर आता है और आकर लिखता है abc.com, एंटर करता है, फिर आपकी वेबसाइट खुलती है। वो जो abc.com है वो क्या है, डोमेन, और जो वेबसाइट आपके सामने खुल के आ गई है वो क्या है, होस्टिंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों चीजों को आपस में इंटर नहीं करना है हमें। तो वो ये कहता है कि भाई ये वाली होस्टिंग अगर आप मुझसे खरीद लोगे ना तो आपको मैं एक फैसिलिटी दूंगा कि आप इसके साथ 3 डोमेन्स लगा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मेरे 3 क्लाइंट थे, तीनों क्लाइंट के लिए मैंने क्या किया, डोमेन्स खरीदी, और तीनों के लिए मुझे होस्टिंग भी खरीदनी पड़ेगी ना। हर किसी के लिए मुझे अलग-अलग होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। भाई पहले क्लाइंट की होस्टिंग, दूसरे क्लाइंट की होस्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 13 को 3 से, तकरीबन 40,000 का पैकेज बन जाएगा सबका मिला के। लेकिन ये मुझे क्या कह रहा है, कहता है भाई ये वाली होस्टिंग मुझसे ले लो तो इसके अंदर आप टोटल 3 वेबसाइट्स लगा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही होस्टिंग 3 डोमेन पर चलने वाली है। समझ में आई बात की। तो इसको बोलते हैं एड ऑन डोमेन्स, कि भाई इस होस्टिंग के साथ आप टोटल कितनी डोमेन्स अटैच कर सकते हो। और एक और चीज बताओ, हम जब होस्टिंग खरीदते हैं तो कंपनी हमें उसके साथ एक .com की डोमेन फ्री देती है। .com की डोमेन कंपनी फ्री में दे देती है, लेकिन इसलिए फ्री देती है कि भाई .com के नाम है ही बहुत कम। मैंने कहा ना कि जैसे अभी मैंने साइनर्जी लिखा, synergy.com मेरा नाम लेना था, मगर नाम तो मिला ही नहीं। अब मैं अगर synergy.org पे जाऊंगा तो ये फ्री नहीं मिलेगा। फ्री क्या मिलेगा, सिर्फ .com फ्री देते हैं। तो .com से अगर मैं हटूंगा फिर फ्री नहीं मिलेगा। मेरे पास एक क्लाइंट है इसहाक आई हॉस्पिटल.com, उनकी जो डोमेन है वो फ्री है, वो सिर्फ होस्टिंग के पैसे देते हैं, डोमेन के नहीं देते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी की होस्टिंग और डोमेन लेनी पड़ेगी, तब आपको देख लिया ना 13,000 तो ये दूंगा, साथ 5,000 6,000 वो भी दूंगा साल की, तो ये तकरीबन 18-20,000 रुपये पे साल की प्राइस इसकी चली जाएगी। इसके अंदर वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट का डिजाइन शामिल नहीं है, डेवलपर की फीस शामिल नहीं है, एसईओ भी शामिल नहीं है। ये सिर्फ क्या चीज है, वेबसाइट। समझ में आ गई बात। 100% CPU अलॉटमेंट, फ्री डेली मालवेयर स्कैनिंग, क्या कहता है भाई मालवेयर स्कैन भी करूंगा मैं, फ्री साइट बैकअप भी दूंगा, SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट ये क्या होता है, सिक्योरिटी जिसको मैं कह रहा हूँ। आप देखते हैं ना अक्सर वेबसाइट उन पर लॉक लगाता है ऐसे, ये सिक्योर वेबसाइट है, इसको बोलते हैं कि ये SSL वाली वेबसाइट है। और कुछ वेबसाइट होती है जिनके साथ ये लॉक नहीं लगा होता, बल्कि उसके साथ लिखा होता है नॉट सिक्योर, तो वो SSL प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स। ऐसे ही है जैसे आप किसी माउस का ऑर्डर करो और बाइट से जब माउस आपके पास आए तो ऐसे ही आ जाएगी, ऐसे जेब में से माउस निकाले और आपको ये आपका माउस पैसे दे दे। आप तो नहीं देंगे ना पैसे, ये देंगे आपको डब्बे में होना चाहिए ना। नया माउस खरीदा आपने, अगर कोई बंदा नया माउस आपको यूँ खुला देगा, या तो आपने यूज माउस बाय किया आपके पास खुला आएगा, लेकिन जब आपने इस तरह का लिया है तो पैक होना चाहिए। इसी तरह जब आपका इंटरनेट पे डाटा ट्रैवल कर रहा है और आपका डाटा पैक नहीं है तो इसका मतलब सिक्योर नहीं है, रास्ते में मिसयूज हो सकता है। SSL लगाने से क्या होता है, हमारा डाटा सील हो जाता है। अगर मैं बताऊं आपको कि वेबसाइट पड़ी कौन सी, अभी तक जो मैंने बताया इस सिनेरियो में पता लग गया ना कि वेबसाइट कहाँ पड़ी है, वेब सर्वर पे पड़ी है, किसी के सर्वर पे पड़ी है ना, जिसे हमने परचेज किया होस्टिंग ली थी उसके सर्वर पर है ना। अब क्या होगा, एक बंदा कनाडा में बैठा हुआ है और वो आपकी वेबसाइट का URL लिखता है www.abc.com। अब ये वेबसाइट खुलनी कहाँ से, सर्वर से। फॉर एग्जाम्पल सर्वर इंडिया में पड़ा हुआ है, अब इतना लंबा रूट तय करना है ना उसमें वायरों के थ्रू, अब इस बीच में डाटा सिक्योर होना चाहिए, तो इसके लिए हमें SSL, जैसे हम होस्टिंग परचेज कर रहे हैं
इसी तरह अब हमें SSL भी परचेज करनी पड़ती है, और इसने लिखा हो ना फ्री SSL, इसका मतलब पहले महीने में वो SSL फ्री दे रहे हैं, फर्स्ट मंथ में, सॉरी फर्स्ट ईयर में। जब नेक्स्ट रिन्यूअल डेट आएगी उस पर आपको SSL फ्री नहीं मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट रिन्यूअल डेट पर SSL फ्री नहीं होगा। लिखा नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन जब एक साल कंप्लीट होगा तो आपसे कहेंगे जनाब आप SSL के पैसे भी दो, वो तकरीबन 2.5 से लेकर 3,000 भी हो सकते हैं, 2,500 भी हो सकते हैं, 4,000 भी हो सकते हैं। एक नॉर्मल SSL जो आमतौर पर हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो 2.5 से 3,000 रुपये में हमें मिल जाती है, तो इसका साल के लिए इसकी फीस भी साल में है। इसका मतलब क्या हुआ कि पैकेज और बढ़ गया, अगले साल 13,000 ये हो गए, 3,000 SSL के हो गए और 5,000 डोमेन के हो गए, तो ये टोटल पैकेज मेरा हाल है आप 20,000 के लगभग पहुंच गया। ये साल की फीस है आपकी वेबसाइट की, आप कुछ करें या ना करें, हर साल बाद ये पैसे तो आपको देने ही देने, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक हमारा ये था कि भाई हमने ये कैसे परचेज करनी है। अब अगर कुछ चीज़ें समझ में आ गई, बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, हमने कहा भाई वेबसाइट जो है वो हमारे पास दो तरह की है, कोडिंग वाली और CMS वाली। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कैसे, अब मेरे पास वेबसाइट आएगी कैसे, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। यानी कोई भी बंदा मुझे अगर कहेगा ना मेरी वेबसाइट की SEO करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मुझे अपनी वेबसाइट का एक्सेस देगा ना, एक्सेस ही देगा ना। जैसे आप मेरे लैपटॉप पे काम करना चाहते हो तो मैं आपको भाई यूजर नेम और पासवर्ड बताऊंगा ना। मैंने इसको अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया हुआ है और आपको लैपटॉप पकड़ा दूं और आपको यूजर नेम और पासवर्ड ही ना दूं, आप मेरे लैपटॉप को तो खोल ही नहीं सकते हो। इसी तरीके से जो वेबसाइट्स होंगी उन्हें खोलने के लिए भी कोई ना कोई यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, तभी मैं उनमें चेंजेस कर सकूंगा ऑनलाइन। तो ये कैसे होगा ये हम आगे जाकर देखेंगे। अब अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो क्या है, वो ये है कि भाई ये फाइलें किसमें बनी हुई है, कोडिंग में। और ये जो कोडिंग वाली फाइलें हैं एक्चुअली ये कौन सी फाइलें हैं, ये HTML फाइल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इस कोडिंग को दिखाऊं आपको, इधर आकर देखो कोडिंग को, ये सारी कोडिंग जो बनी हुई है ना ये किस फाइल में बनी है, HTML फाइल में। जरा देखिएगा शुरू कहां से हो रही है, HTML से शुरू हुई है, एंड कहां पे हुई है, समझ में आई। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सबसे पहले आज सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे बस, अगली क्लास में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। एक HTML फाइल कैसी होती है, एक HTML फाइल जो है ना वो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी क्या, हेड, बॉडी और फुट, ऐसी है ना एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर। सबसे पहला हिस्सा हेड कहलाता है, दूसरा हिस्सा बॉडी कहलाता है, तीसरा हिस्सा फुटर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन .tv लिख के एंटर करेंगे तो वो कहां से खुलेगी, बॉडी में से खुलेगी। अगर मैंने professional लिखा है मैंने, तो वो जो मुझे स्क्रीन पे वेबसाइट खुल के नजर आ रही है वो कहां से खुल रही है, बॉडी में से। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट को देखते हैं वो कहां से नजर आती है, बॉडी में से। विजिटर्स को जो आपकी वेबसाइट्स नजर आ रही हैं वो कहां से नजर आ रही हैं, बॉडी में से नजर आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है और कोडिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। लिखने के लिए हमें क्या तरीका चाहिए। अभी मैं फाइल नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने लगा ताकि अगली क्लास में जब हम फाइल बनाएं तो आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है कि भाई HTML की फाइल आपने देखा ना कैसे शुरू हुई थी, ऐसी थी, एक लेस देन का निशान लगा हुआ था और एक ग्रेटर देन का निशान, ऐसी है, देखें फिर देखें आकर, ऐसी है, ये लेस देन का निशान, ये ग्रेटर देन का निशान। इसको हम बोलते हैं टैग। लेकिन ये कौन सा टैग है, ये HTML टैग है, ये फेसबुक वाला टैग नहीं है, ये इंस्टाग्राम हैशटैग भी नहीं है, ये HTML का टैग है, ठीक है। सो आपकी जो HTML फाइल है वो शुरू होती है ऐसे। इसका पहली चीज तो ये समझ लें कि HTML के अंदर जितनी भी आपने कोडिंग टैग्स लगानी है वो हर टैग लेस देन और ग्रेटर लेस देन का निशान लगाया, टैग का नाम लिखा, ग्रेटर देन लगाया, टैग को ये लिखने का। यानी जब भी मैं लिखूंगा तो टैग लिखना शुरू करूंगा तो कैसे लिखूंगा, पहले लेस देन का निशान लगाऊंगा, फिर टैग का नाम लिखूंगा,
और फिर इसे क्लोज करो। ये हम क्या कह रहे हैं, ये है स्टार्टिंग ऑफ टैग, यानी कि टैग स्टार्ट यहां से हो रहा है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अच्छा ये एंड कहां पे हो रहा है, ये एंड हो रहा है इस तरह, इस तरह एंड हो रहा है जी, मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको पता लग जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि ये मैंने एक बॉडी डिफाइन कर दी कि मेरी जो HTML फाइल है वो इसके अंदर है। वेबसाइट में भी ऐसे ही था ना कि सबसे ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ था, नीचे एंड लिखा हुआ था। ये एंड में कैसे बोल रहा हूं, ये जो निशान है ना, ये इसका मतलब है एंड, यानी जब भी आप टैग के साथ ये लगाओगे इसका मतलब क्या होगा, एंड कर रहे हो। जब भी हम ये स्लैश लगाएंगे इसका क्या मतलब है, एंड कर रहे हैं। ये एंड, ये देख लें कौन से वाला स्लैश है, ये बॉडी से लेफ्ट साइड पर है, बॉटम से लेफ्ट साइड पर है, ऐसे ही है ना। कीबोर्ड से अगर आपने इसको पहचानना हो घर जाकर तो ये बॉटम से, बॉटम का मतलब है ये नीचे वाला हिस्सा, हाँ उसका टॉप है ना स्लैश का, और एक नीचे वाला हिस्सा है, तो नीचे वाला हिस्सा से ये लेफ्ट पर है, तो आपने कीबोर्ड पे देखना है कि नीचे से लेफ्ट कौन से वाला है, जो क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। तो ये एंड हो गया। अच्छा ये तो मैंने बताया यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यहां है, और ये क्या लिखा मैंने, फिर मैंने क्या कहा था, हेड होता है, यही कहा ना, तो इसका एंड कैसे होगा, शाबाश आप बताएं, लेस देन लगाएं, स्लैश लगाएं, और फिर हेड लिखें, और फिर इसको ग्रेटर देन कर दें। कहीं स्पेस नहीं है, नहीं है ना, कहीं पर भी स्पेस यूज नहीं कर रहा हूं, याद रखना है। लो जी, दो हिस्से हो गए, तीसरा हिस्सा कौन सा था, बॉडी, क्या करूं, फिर लेस देन लगाऊं, बॉडी लिखूं, फिर टैग बंद करूं, और इसका एंड कैसे होगा, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, अभी सिर्फ मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर लिख कर दिखाया कि ये होती कैसे। आप उस वेबसाइट में देखोगे तो उसमें आपको HTML भी नजर आएगा, उसमें आपको हेड भी नजर आएगा, उसमें आपको बॉडी भी नजर आएगी, तीन चीजें। अब बाकी क्या बच गया है, फुटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब स्लैश बॉडी लिख दिया तो इसके नीचे जो कुछ भी लिखोगे फुटर में आएगा, इसके नीचे जो भी लिखेंगे फुटर में आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्या है। एक दफा फिर बनाए, मैं इसी स्ट्रक्चर को एक दफा फिर बनाए नई फाइल में, जी बोले आप लोग बनाए, लेस देन HTML, मैं इसलिए लेस देन इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए, अदरवाइज हमने इसे लेस देन नहीं कहना, हमने टैग ही बोलना है, ठीक है। HTML लगाया, एंड कैसे करना है, स्लैश HTML से। अच्छा उसके बाद यहां पर क्या आएगा, हेड, पहला पार्ट हेड होता है, इसको एंड कैसे करेंगे, उसके बाद अगला पार्ट कौन सा है, बॉडी, जिसमें पूरी की पूरी वेबसाइट है जो नजर आ रही है आपको, और एंड कैसे होगी, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ लिखूंगा हेड में और कुछ लिखूंगा बॉडी में, तो मेरी वेबसाइट बनेगी, ऐसे ही है ना। फिर मैं इसमें एंटर करके यहाँ लिखना शुरू कर दूंगा। इधर आकर देखें जरा, कुछ लिखा हुआ है इधर वेबसाइट में भी, ये देखें, ये क्या लगा हुआ है, हेड लगा हुआ है, कितना कुछ लिखा हुआ है। हमें इनमें से बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, हमें हेड में से ज्यादा सिर्फ 3 चीजें पकड़नी है बस, बॉडी में भी कुछ चीजें पकड़नी है। बॉडी में नजर क्या आ रहा था, तस्वीर, दो चीजें हमने पकड़ ली। अगर मैंने आपको एक तस्वीर समझा दी तो सारी तस्वीरें समझ में आ जाएंगी, और एक पैराग्राफ या हेडिंग समझा दी तो सारा समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है। अभी ये देखो, ये हेड शुरू हुआ, देखें जरा हेड खत्म कहां पे हो रहा है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन परेशान नहीं होना, ये हमसे रिलेटेड नहीं है। ये जो स्टाइल्स लिखे हुए हैं ना, इन्हें हमने छेड़ना भी नहीं है, हमने सिर्फ वो चीजें देखनी है जो SEO के लिए जरूरी है। बाकी ये सब चीजें क्या है, ये वेबसाइट का डिजाइन बनने के लिए इस्तेमाल हुई हैं। हम तो वेबसाइट का डिजाइन कर ही नहीं रहे हैं। हम एक बनी, मेरे पास एक वेबसाइट आई है, वो कहता है भाई मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छी नहीं लग रही, भाई इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है ना, ये काम करने के लिए वो मेरे पास लाया है। वो कह रहा है भाई वेबसाइट मैंने बनवा ली हुई है, डिजाइन से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मुझे सिर्फ वेबसाइट को पहले पेज पर लाना है, उसके लिए मुझे वेबसाइट का डिजाइन चेंज नहीं करना। जरा देखें जरा कहां पे खत्म हो रहा है, ये देखें, यहां पे हेड खत्म हो गया, क्या शुरू हुआ, बॉडी, फिर ये बॉडी चल रही है सारी, समझ आ गई बात। चलो आज के लिए इतना ही।